नहीं सर। क्या सर नंबर 12 सर आपने समझाया था। ओके, ये हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर एम आर स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे एम, चलो जल्दी में कर लेते हैं, इसका एम एल स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इनका क्या आया था आंसर, करेक्ट या इनकरेक्ट? ये भी आपका इनकरेक्ट आया होगा। ठीक है, तब इस पे हम टाइम नहीं देते। और इसमें कौन पूछ रहा था, तो 12 का जो आंसर है वो सेकंड और थर्ड है। एक फोर्थ, 12 का ना ऑप्शन फोर्थ में कुछ फार्मूला है, बताया था इसका फार्मूला, अभी स्टार्टिंग में देख लो। ठीक है, जैसे ये है हमारा एल बाय आर इक्वल टू आर इंटू सी। आपको याद भी नहीं रखना है ना, इसे कोई भी बुक्स देखो, टेबल चार्ट देखो, या गूगल कर लो और इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर लो। अभी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना डिटेल में एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता ये सारे चीजें ना। अब जैसे ये नीचे वाला देखो, ये पढ़ोगे तुम ऑप्टिक्स के अंदर, एल और आर जाके क्लास 12 के अंदर। तो अगर इसका हम सर ये सी होगा क्या सर? क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट? हाँ, ये c बराबर होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये सारा जो इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, L t⁻⁻1 के। ठीक है, ये नीचे वाला r तो लेंथ जानते हो। अब जैसे l और r का देख लो, l के बारे में क्या जानते हो? हाँ सर एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो सर, न्यूनत क्या होता है सर? देखो, ये तुम्हारा म्यू नॉट ना रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, अब इन सारा चीजें को अगर अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बैठो तो काफी टाइम टेकन होगा ये चीजें। ठीक है, ये खुद अपने आप में अपने आप में एक समझ लो कि एक स्टार्टिंग एक लेक्चर के बराबर है ये। तो हमें इसे बस इतना देखेंगे, ये तुम्हारे नीट में भी ऐसे सवाल तुम देखोगे, जब तुम हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और क्लास 12 में भी इसका यूज है, तो वहां पर देखोगे तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी इतना जान लो 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। जैसे अभी एल और आर क्या होता है इतना हमें नहीं जाना, जैसे इम्पीडेंस क्या होता है हमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक ना, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है और इसका डायमेंशनल हम कैसे लिखेंगे, बस हमें ये जानना है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट किसी टेबल से ले लो, एल का वैल्यू ले लो, आर का वैल्यू ले लो तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। जैसे एल का जो होता है ना डायमेंशन, कहीं पर भी देखोगे m t⁻⁻2 एल स्क्वायर एम्पियर के पावर -1 होता है। आर का होता है तुम्हारा m एल स्क्वायर t⁻⁻3 एम्पियर के पावर एल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में जानना है, ठीक ना, अब इनके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फार्मूला का फिर पता होना चाहिए। जैसे हम देखो, एक होता है v, पहले हम v निकाल लेते हैं। v देखो ऐसे v इक्वल टू आई इंटू आर जानते हो, तो यहाँ से r बराबर क्या जानोगे, v बाय आई जानोगे। ठीक है, अब v क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका क्या होता है, एक v का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। अब तुम्हें कितना फॉर्मूला याद है, फिर यहाँ पर इसको लिखोगे फोर्स बाय चार्ज इंटू डी। ठीक है, फिर फोर्स का लिखोगे m/L इंटू डी के जगह पे L, और चार्ज का क्या लिखोगे, AT, चार्ज का AT लिखोगे। फिर आगे प्रोसीड करोगे तो ये आ जाएगा mL/T⁻³ A⁻1। ये चीज क्या मिला तुम्हें, V का मिला डायमेंशन। फिर उसके बाद करंट का तो एम्पियर बोलोगे, तो अब यहाँ से V बराबर मिल गया है mL² T⁻⁻2 एम्पियर के पावर -1, और करंट का एम्पियर डाल दो तो ये चीज क्या हो जाएगा, mL² T⁻⁻3 A⁻²। ठीक है, ये डायमेंशन किसका हो गया, R का मिल गया। और अगर हमें फाई इक्वल टू एक फार्मूला होता है L इंटू आई, ये जो फाई जो होता है यहाँ पे ये फ्लक्स को डिनोट करता है। L होता है इंडक्टेंस और आई ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का एक हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ोगे। आई हमारा करंट है। ठीक है, फिर हमारा फ्लक्स का अलग फार्मूला होता है B.A। हाँ पूछो सर। हाँ हाँ सर इंडक्टेंस और इम्पीडेंस क्या सेम है सर? नहीं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, वो था डिफरेंट। अभी इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है ना, एक टेबल रखना है। इन सारी चीजों के ऊपर अगर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने लगूँ तो काफी टाइम टेकन होगा। इसीलिए 11th का और क्लास 9 10th का बेसिक लर्न करना जरूरी है क्या सर? क्या
तो लर्न करना जरूरी है क्या सर? नहीं नहीं है, अभी के लिए बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मान लो तुम जेई में बैठोगे एग्जाम करने के लिए, जब बैठोगे जेई में और नीट में, ये बताओ जेई और नीट में बैठोगे, तब तक तुम्हें क्या होगा, ये सारी चीजें तुम पढ़ लियो, ठीक है, तब तक तुम पढ़ लोगे, ये सब क्लास 11th और 12th का ही तो है, ये पढ़कर तुम बैठोगे, फिर कोई भी सवाल दे तुम बहुत आसानी से कर लोगे इसे, ठीक ना। क्लास और 12th के बाद तुम्हें ये करवाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिक तुम्हें करने का तरीका पता चल गया, हाँ बस फॉर्मूला। यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे है, फार्मूला पे प्रॉब्लम है और कहीं पर नहीं है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन देखोगे तो वहां पर क्या होता है, 9th और 10th क्लास तक का जो बेसिक फार्मूला होता है वही पूछा जाता है। अगर तुम्हारे 11th एग्जाम में भी अगर सवाल आएगा ना, तो वो 12th के पोर्शन से नहीं पूछेगा, वो 11th से पूछेगा, ठीक है। तो इन चीजों का कोई फार्मूला, कोई बुक्स देखो वहां पे हर एक के पास होता है, वो चार्ट होता है, ठीक ना, फार्मूला चार्ट होता है, वहां पे डायमेंशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशनल फार्मूला देख लो और आगे मतलब प्रोसीड सर करो। अभी के लिए अगर क्वेश्चन सर या मतलब अभी क्वेश्चन लगाना हो तो मतलब गूगल से फॉर्मूला देख के लगा सकता हूँ ना? हाँ, फॉर्मूला देख के लगा लो। हाँ, अभी जैसे ये इस ऑप्शन का अब आंसर निकालना है तुम्हें, अब तुम्हें एल पता नहीं, आर के पता नहीं है, और बता रखा है आर रेजिस्टेंस होता है, एल हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, तो जाओ आराम से बुक्स देखो या गूगल करो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वहां से फिर मैच करवा के देखो तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। बस अभी के लिए यही पार्ट है, यही करना है तुम्हें, जो पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अब चलते हैं इसी का प्रॉब्लम 13th में यही पूछा गया कि मैच करने के लिए, जैसे एंगुलर मोमेंटम तुमसे पहला पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम जानते हो क्या होता है? सर 12th की डी वाले और एक बार बता दीजिए प्लीज। कौन सा? ये जो डी वाले लास्ट। डी वाला तो मैंने करवाया ही नहीं, मैंने ये बताया इसमें इसको करने के लिए तुम कितना फार्मूला याद करोगे फिर यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। ये जैसे एल का आर निकालने का डायरेक्ट अगर तुम किसी चार्ट से देख लो तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं है, अब जैसे आर इंटू सी होता है, जैसे तुम अभी अगर ये तुम पढ़ लिए होते हैं ना, आर इंटू सी टाइम कॉन्स्टेंट कहलाता है, ये टाइम के बराबर होता है, ठीक है। आर इंटू सी टाइम के बराबर होता है, तो अगर तुम्हें आर पता चल गया तो क्या करोगे, यहाँ पे टी बाय सी कर लोगे, या अगर हमें आर तो निकाल दिए ना, अगर हमें सी निकालना है तो हम टी बाय आर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जितना तुम्हारे पास फार्मूला होगा ना उतना आसानी से तुम प्रोसीड कर पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इन पार्ट को या तो स्किप कर दो, ठीक है, जो फार्मूला पता नहीं है, या नहीं तो तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए सवाल सॉल्व करने के लिए क्या कर लो कि अपने बुक से फार्मूला चार्ट देख लो वहां से और फिर इनको सॉल्व करो, ठीक है। सर सर एक बार फिर से समझा दीजिए ये क्वेश्चन। अच्छा सर सर ये जो क्वेश्चन कैपेसिटेंस है, हाँ सर कैपेसिटेंस को हम Q इज इक्वल टू CV से भी निकाल सकते हैं। हाँ, जितना फार्मूला पढ़े हो ना Q इक्वल टू सी बी से भी निकाल सकते हो कैपेसिटेंस को, वहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम ही निकल के आएगा, ठीक है। जो भी फार्मूला है वहां से अप्लाई कर लो, सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि ये फार्मूला क्यों लगा लिए, दूसरा क्यों नहीं, एनर्जी बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू बी या क्यू स्क्वायर बाय 2C, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके चलो, ऐसे इस पार्ट को भी ऐसे छोड़ दो, ठीक है, यानी तो फार्मूला देकर इसको आगे बढ़ जाना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे एंगुलर मोमेंटम तुम्हें पता है ये क्या होता है, MVR होता है, ये तो इसमें तुम्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत बता दोगे। इसका m बोलोगे, बताओ वेलोसिटी का क्या बोलोगे, LT के पावर -1, और r का क्या बोलोगे, L बोलोगे, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mL² T के पावर -1, एंगुलर मोमेंटम हो गया। दूसरा में पूछा गया लेटेंट हीट, अब बताओ लेटेंट हीट तो पढ़े नहीं हो, थर्मोडायनेमिक्स का है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इसका फार्मूला देखना है तुम्हें, तो ये होता है अभी के लिए इतना याद रखो, हीट डिवाइडेड बाय मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या होता है, हीट टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, हीट जो है एक टाइप का एनर्जी ही है, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास बोल। तो यहाँ से तुम्हारा एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL² T के पावर -2 डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ से लेटेंट हीट का आ जाएगा L² T के पावर -2, ये डायमेंशन हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट क्या है, टॉर्क, टॉर्क का तो फॉर्मूला जानते हो, बताओ टॉर्क क्या होता है, थर्ड नंबर। सर एनर्जी आर क्रॉस एफ, टॉर्क एनर्जी, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर का हो गया एल और फोर्स का हो गया एम,
मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक, ml t के पावर -2, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2, ठीक है। तो ये चीज ना इक्वल किसका होता है, एनर्जी का भी तुम यही पढ़ते हो, ये बोल सकते हो कि टॉर्क और सर एनर्जी का टॉर्क डायमेंशन सेम सर होता है। टॉर्क एक एनर्जी है क्या सर? नहीं, टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन टॉर्क को हम एनर्जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। टॉर्क एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। एक तो तुम फोर्स जानते हो, अगर ये तुम्हारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे फोर्स लगाओगे तो ये चीज तुम्हारा क्या होगा, अगर इधर से लगा रहे तो ये आगे की तरफ फोर्स जाएगा। अब अगर इसी चीज को हम घुमा देंगे ना, तो ये वाला फोर्स नहीं लेंगे, ठीक है, ये लीनियर फोर्स है, तब उस जगह पे हम ये वाला टॉर्क लेंगे, ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा एंगुलर फोर्स है, ठीक है। सर हाँ, सर वेक्टर और वेक्टर का क्या आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया? ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, ये फार्मूला होता है इसमें आर क्रॉस एफ का, ठीक ना। लेकिन हमें जब हमें इसका डायमेंशन एनालिसिस लिखना होता है तो हमें कोई मतलब नहीं होता, अगर हमें आर डॉट एफ भी लिख दो ना तो डायमेंशनली फार्मूला यही होगा, ठीक है। सर तो इसका मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा हो जाएगा सर। हाँ, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, इसको तो हम डायमेंशनलेस लिखेंगे साइन थीटा को, तो आर और एफ का ही तो तुम्हें डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन लिखना होगा ना। साइन थीटा क्या है, जी डायमेंशनलेस, ओके, ठीक है। आर क्रॉस एफ का डायमेंशन लिखो, आर डॉट एफ का लिखो, या आर एफ साइन थीटा का लिखो, या नहीं तो आर एफ का लिखो, बात बराबर है, ओके। चलो अगला पार्ट पे आते हैं। टॉर्क हो गया, फोर्थ नंबर क्या है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस कोई फार्मूला से निकाल लो, कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय V, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ पे Q को Q के टर्म में ही लिखा है, तो Q को Q ही रहने दो, और V का जो है, अब V लिखोगे, V को कैसे लिखोगे, तो V के लिए एक फार्मूला अगर तुम जानते हो, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। यहाँ पे E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी मत समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है D होता है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस। सर वोल्टेज को तो हम लोग सर वर्क डन पर जूल, वर्क डन सर पर W by Q। बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला है, इससे करना है। अब जैसे फिर इसको हम क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स बाय चार्ज भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डी। हाँ, कोई सा भी फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर फोर्स का हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, ठीक है, और एम फोर्स लिख लिया, और चार्ज का क्या लिखोगे, डिस्टेंस का एल लिखो, और चार्ज यहाँ पे क्यू के टर्म में ही लिखना है, क्योंकि ऑप्शन जो देख रहे हैं, चार्ज वैसे सर एटी चार्ज होना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, तो चार्ज के जगह पे एटी होना चाहिए, जैसे जानते हो ना कि करंट बराबर क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो चार्ज बराबर आई इंटू टी होता है, तो 80 होना चाहिए था चार्ज की जगह पर। लेकिन अगर चार ऑप्शन देखो तो यहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, क्यू के टर्म में लिख रखा है, कहीं पर भी एम्पियर के टर्म में नहीं लिख रखा है। तो अब उससे तो हम लड़ने के लिए जाएंगे नहीं। सपोज ये सवाल नीट और जेईई में आ जाए कि आप चार्ज की जगह पे 80 क्यों नहीं लिखा, उसने चार्ज को क्यू ही करके लिखा, तो हम भी क्यू करके ही प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। उसने क्योंकि हर एक के साथ फिर क्यू करके लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन में दे रखा है तो मैच करवाने के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और क्यू का इनवर्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल की जगह पे ये वैल्यू रख दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 क्यू के पावर -1, तो यहाँ से कैपेसिटेंस का हो जाएगा एम इनवर्स एल के पावर -2 टी का स्क्वायर, और ये क्यू के पावर -2, ये प्लस हो जाएगा ना, क्यू को ऊपर जाके ये क्यू के पावर +2, ये हमारा कैपेसिटेंस का हो गया। फिर अगला पूछ रखा है इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का फिर निकालोगे फाई इक्वल टू एल आई से, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली इंडक्टेंस का देख लेना, या निकालो, निकाल कर बताओ इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का होता है एम एल स्क्वायर क्यू के पावर -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर चार्ज के टर्म में लिखते हैं तो इंडक्टेंस का ये हो जाता है। और रेजिस्टिविटी का एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 क्यू के पावर -2, ओके। तो ये तुम्हारा डीपीपी था। अगर अभी कुछ क्लास 12 का डायमेंशन आ जाए तो बुक से ही लिखना। दीजिए।
ये बारे और एक बार समझा दीजिए। फोर्थ पार्ट में दिक्कत आया होगा ना। अब फोर्थ पार्ट के लिए ना तुम्हें बहुत सारे फार्मूला लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके तुम इसको समझ पाओगे। जैसे एक फार्मूला है Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, Q बाय सी। अब Q को यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है वो Q के टर्म में ही दे रखा है, वैसे हमें Q को AT लिखना चाहिए यहाँ से, मैंने बताया Q को, क्योंकि चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज को Q के ही के में लिख रखा है सारे ऑप्शन में मैच करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर रख सकते हैं। और यहाँ पे V जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी डिस्टेंस। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू डी। फिर हमने फोर्स लिखा ml टी के पावर -2, फिर डिस्टेंस का L लिखा, फिर चार्ज का Q लिखा। तो यहाँ से हमारा ये चीज क्या मिल गया, V का, यहाँ से हमें V का डायमेंशन मिल गया। फिर ये चीज V को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, V को यहाँ पे रख दिया, और ऊपर चार्ज है तो यहाँ से हमें C का डायमेंशन मिल गया। इसी तरीके से आपको निकालना है इंडक्टेंस का। अगला ऑप्शन में क्या, फिफ्थ में इंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, ठीक है, तो ये दोनों निकाल लेना यहाँ से, इंडक्टेंस का और रेजिस्टिविटी। अब जैसे इंडक्टेंस का निकालोगे तो और भी तुम्हें फार्मूला देखना पड़ेगा। जैसे इंडक्टेंस का चलो मैं निकाल देता हूँ, फाई इक्वल टू एल आई एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम पहले जानते हैं कि फाई क्या होता है, फाई होता है बी डॉट ए। अब यहाँ पे देखो ए होता है हमारा एरिया, कितना फार्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ अभी चार्ट ही देख लो। बी होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ये गॉसियन सरफेस का लिया जाता है ये बी। अब सर हाँ, फाई क्या है सर? फाई देखो ये हमारा मैग्नेट, यहाँ पे ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फाई फ्लक्स को बताता है, और आई इस फार्मूला में करंट को बताता है। एल जो है हमारा इंडक्टेंस को बताता है, ठीक है। अब यहाँ से के ऊपर है, अरे ये जो होता है ना मेन फार्मूला है, बुक्स में देखोगे तो, ठीक है, ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर, जैसे एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है, अभी हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानना, ठीक है। एरिया तुम लोग पढ़े हो, एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है? नहीं सर, अच्छा नहीं, अभी वेक्टर नहीं चल रहा है ना तुम लोगों का बोर्ड में? सर सर फैक्टर चल रहा है। सर फैक्टर चल रहा सर है। एरिया वेक्टर भी होता है, स्केलर भी होता है। हाँ वेरी गुड। एरिया डिपेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें हमें अगर एरिया स्केलर लेना हो तो हम एरिया को स्केलर फॉर्म में बनाते हैं, अगर वेक्टर लेना होता तो वेक्टर फॉर्म में लेते, तो एरिया का डुअल नेचर होता है, ओके। तो चलो जब वो हम पढ़ाएंगे तब उसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए होता है, अगर हम फ्लक्स का यहाँ से लिखे। अब बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड का भी फार्मूला जानना होगा। अब जैसे फोर्स का फार्मूला होता है क्यू इंटू वी बी, ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है फोर्स का। यहाँ पे क्यू चार्ज होता है, वी वेलोसिटी होता है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से बी के जगह पे लिखेंगे एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी, और यहाँ से एरिया। अब यहाँ से हमें फ्लक्स का डायमेंशन मिलेगा, फोर्स को तो एम एल टी के पावर -2 लिखेंगे, ठीक है, और हम चार्ज को यहाँ पे, चार्ज को क्यू के टर्म में ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें चार्ज को क्यू के टर्म में ही लिखना चाहिए। फिर चार्ज को सीधा क्यू लिख लो, वेलोसिटी को एल टी के पावर -1 लिख लो, और एरिया का एल स्क्वायर लिख लो। तो ये देखो क्या आ जाएगा, एम, इस एल से ये एल कट जाएगा, एम एल स्क्वायर, फिर टी के पावर -1 और चार्ज के पावर -1। ये तो अभी हमारा क्या हुआ, फ्लक्स निकला। हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। देख लो ऊपर में ये फॉर्मूला है ना। सर अगर ऑप्शन में क्यों नहीं हो तो हाँ एक बार दिखा दीजिए। क्या बोल रहे हो, ये देखो ना, सारे ऑप्शन मतलब में क्यू की जगह 80 80 होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फिर हमें क्यू के टर्म में लिखना होगा। तो अगर एम्पियर दिया रहता कहीं पर तो हम क्यू को 80 लिखते, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स निकल गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 क्यू के पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट का। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे ये करंट है, बताओ अब करंट को हमें किसके टर्म में लिखना है, चार्ज की क्यू के टर्म में लिखना है। एटी लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है ना। तो हम करंट क्या जानते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम जानते हैं। तो चार्ज क्या होता है, करंट चार्ज, यहाँ पे करंट इंटू, हाँ हमें करंट है ना, चार्ज बाय टाइम करके हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे हम Q इंटू टी इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पे इसको Q इंटू टी इनवर्स लिखेंगे। तो हमारा यहाँ से L का क्या हो जाएगा बताओ, ये टी इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ml² और ये Q के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा L का वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और ऐसे ही तुम आंसर मैच करवा लेना, और आंसर मैंने बता ही दिया था इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो देखो सिंपल है, इतना फार्मूला अभी तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे सवाल को या तो स्किप करो या नहीं तो बुक से। फ्लक्स पर V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिया था सर? V का, हाँ सर, हाँ V सर, का यहाँ ये पर, वाला, ये वाला। अरे नोट्स मिल जाएगा ना तुम्हें, परेशान मत हो, नोट्स मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब तुम्हें V का पता है तो R का भी निकाल लोगे आसानी से। अगला पार्ट रेजिस्टिविटी बोला गया है, तो V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, V पता है, और नीचे में करंट है तो करंट को Q इंटू टी इनवर्स से डिवाइड कर देना। चलो ठीक है, हम DPP 2 करते हैं। आज दोनों DPP हमें डिस्कस करना है, कल से हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। सर DPP 3 भी है। हाँ वही ना, तो तुम लोग तो इतना सवाल पूछते हो। DPP 2 सर आप नया कौन सा सप्ताह स्टार्ट करेंगे सर? अभी तो पहले मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही सब चीज चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक, सर क्लिप 2 का आंसर बता दीजिए पहले, फिर सर आप सॉल्यूशन दीजिएगा। क्लिप 2 का कल जो आंसर बताया, कल आंसर, कल का नोट्स नहीं देखा क्या? सर आपने क्लिप, अच्छा, हाँ सर, दोनों का आंसर है वहां पे, दोनों का आंसर। हाँ सर, हाँ देख लिया, याद आया। अब ना जो जेन्युइन डाउट है वही पूछो, बार बार जो मैं करवा दे रहा हूँ सेम टाइप का मत पूछो। देखो डिस्कशन भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब तुम लोग क्लासरूम में रहोगे, एक DPP जो है ये 15 है, तो इसमें 15 क्वेश्चन है, तो अधिक से अधिक हम 15 मिनट्स की देंगे, और सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा डिटेल सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा चीज पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और रिपीटेशन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चलो पहला नंबर पूछो, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अब देखो ऐसा सवाल, हाँ ऐसा सवाल हमने बहुत बार कर रखा है। इसका आंसर 20 आता है, तो ये चीज फर्स्ट हो चुका है हमारा। सेकंड बताओ, सेकंड में किसी को डाउट? हाँ नो सर। नो सर। अगर डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। थर्ड नंबर, जल्दी थर्ड में किसी को डाउट नहीं है। फोर्थ नंबर, नहीं कर पाया। फोर्थ नहीं कर पाया, थर्ड नहीं कर पाया। अच्छा चलो थर्ड नहीं कर पाया, चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में यही इक्वेशन है, सवाल पढ़ो। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, P गिवन है P नॉट E इंटू माइनस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट और T इक्वल टू टाइम। द कांस्टेंट ऑफ अल्फा क्या होगा? द कांस्टेंट ऑफ अल्फा, ये बताओ, ये E के पावर समथिंग क्या होता है? E के पावर समथिंग क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। बताया था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ भी पावर हो वो हमारा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ से, अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक माइनस भी है, क्या? क्योंकि माइनस का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बताओ हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, 1/t² लिखेंगे। तो इसको t के पावर -2 लिख सकते हो। अगर इसको डायमेंशनली लिखो तो अल्फा का डायमेंशन क्या लिखोगे,
ये टी को क्या कैपिटल टी लिखते हैं ना, टी की पावर माइनस 2, तो आंसर कौन सा मैच करेगा, सेकेंड वाले से, ठीक है। चलो अगला पूछो, फोर्थ नंबर, सर सेकंड थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में सेकेंड समझाना है। हाँ सर। सेकेंड में क्या है, फोर्स इक्वल टू A डिवाइडेड बाय T प्लस B डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, ठीक है। और आगे लिखा रखा है वेयर सिंबल ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग, सर ठीक है। हाँ, सर थर्ड नंबर क्वेश्चन में सर ई को किसको डिनोट किया है सर? ई किसको ई ने डिनोट कर रहा किसको डिनोट किया? है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। मैथमेटिकल फंक्शन जानते हो ना, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन है वेयर सिंबल ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग। अब तुम्हें समझना है जो सिंबल दे रखा है ना उसका कुछ यूजुअल मीनिंग। आप जैसे एफ के ऊपर डाल दिया वेक्टर, मतलब क्या समझोगे इसको, एफ को फिर एनर्जी थोड़ी ना बोलोगे इसको, हाँ, या इसको पावर थोड़ी, इसको क्या बोलोगे, फोर्स। जो तुम पढ़ते आ रहे हो इसको अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। अब ए के ऊपर बार लगा दिया गया है, ठीक है, ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया गया है, तो हम ए का मीनिंग क्या बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छा क्लियर कर दिया कि ए एंड बी का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ही निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी हो। और फिर हम टी को क्या बोलेंगे बताओ, टी का यूजुअल मीनिंग क्या होता है हमारा। अब स्पीड वगैरह तो नहीं होता है ना, टी का यूजुअल मीनिंग हम टाइम लेकर करते आ रहे हैं, तो कभी कभी तुम्हें ये खुद भी समझना पड़ेगा अगर इस टाइप से दे दे और एक्सप्लेन नहीं करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे प्रोसीड कर जाओ, इसको इसको क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू ए बाय टी का, और ये इक्वल क्योंकि बीच में ऐड हो गया तो ये बी टी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो इसको ऐसे करोगे। और यहाँ से ए निकालना है तो ए बराबर क्या बोलेंगे हम, एफ इंटू टी बोलेंगे। और फोर्स जानते हैं हम एम एल टी के पावर माइनस 2 होता है, और टाइम क्या होता है, टी होता है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, एम एल एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकालना है तो बी को इन दोनों से रिलेट करके निकाल लो, तो एफ इक्वल टू बी टी स्क्वायर, यहाँ से हम बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख लो, एम एल टी के पावर -2 और टाइम का टी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -4 कर देगा, एम एल टी के पावर -4। और 4 ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन से मैच करवा लो, ठीक है, ओके। अगर मान लो यूजुअल मीनिंग टाइम को कुछ और समझ बैठते हो तो तुम्हें ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे टी मतलब टाइम ही होगा, ओके। चलो नेक्स्ट पूछो, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज ए गिवन है, दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है, और टी जो है यहाँ पे टेंशन को, ठीक है, और एल यहाँ पर लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम क्या होगा। अच्छा टेंशन जानते हो क्या होता है, टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। चलो इसको मैं कर देता हूँ 17 नंबर, अभी कौन सा है, 4th नंबर, 4th नंबर में n इक्वल टू 1/2 इंटू एल अंडर रूट टी बाय एम, और हमसे पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम क्या होगा, एम का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है, तो क्या कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। वो कैसे करोगे, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1/l स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा टी बाय एम हो जाएगा। यहाँ से हम अब m निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा t डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायमेंशन लिखना तो इसको बॉक्स में कर दो, ओके। तो यहाँ से m का डायमेंशन, t जो है यहाँ पे t हमारा बता रखा है टेंशन होता है, ये NLM में पढ़ोगे। और टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो कि किसी स्ट्रिंग, कोई धागा होता है ना सिंपल थ्रेड, उसके अंदर जो
फोर्स लगता है ना, जैसे यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को यहाँ पे टेंशन नाम दिया गया, ठीक है ना, टेंशन होता है। तो टेंशन तो एक टाइप का फोर्स ही है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL (T⁻²). किसी टाइप का भी दुनिया में फोर्स हो, ठीक है, अगर तुमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन पूछ दिया, कुछ नहीं, फोर्स का डायमेंशन लिख दिया। और n² और n², ठीक है। n के बारे में क्या बता रखा है बताओ, n क्या है हमारा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी, n फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम बोलो या t⁻⁻1 बोलो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, t के पावर इसका -1 का स्क्वायर करोगे तो -2 हो जाएगा, इसका L² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, एक L से L चला गया और ये t² और t² चला गया, ये हो जाएगा mL इनवर्स। ओके, तो ऑप्शन मैच करवा लो, ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। चलो 4th नंबर हो गया। 5th में किसी को डाउट है, 5th में एक गैस बबल, डाउट है, एक गैस बबल फॉर्म फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेशन विथ ए पीरियड प्रोपोर्शनल टू p के पावर समथिंग है d e, where p is static pressure, d is density of water, e is the energy, a b c are respectively। ये तो मैं करवा चुका हूँ, इसका सवाल फिर क्यों डाउट हुआ। 18 नंबर सारा टर्म भी डिफाइन किया गया है। अब तुमने लैंग्वेज से मत, कौन सा था, लैंग्वेज से बस कंफ्यूज मत करो। देखो टाइम जो है किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, सर हमें क्वेश्चन की मालूम, क्वेश्चन का माने कि क्वेश्चन की कैसे? लैंग्वेज में मालूम नहीं है। देखो ना, एक गैस बबल, ठीक है, पढ़ते चलो, एक गैस बबल फॉर्म फ्रॉम ए एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन विथ ए पीरियड, ऑसिलेशन विथ ए पीरियड मतलब किसका बात कर रहा है, पीरियड क्या होता है, टाइम को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, वो दे रखा है p के पावर a, ठीक है, d के पावर हमारा b और e के पावर c, ठीक है। और p जो है हमें क्या बता रखा है, स्टैटिक प्रेशर। अब सीधा जानो कि स्टैटिक प्रेशर हम क्या होता है नहीं जानते हैं, प्रेशर टर्म तो सुने हो ना, ये हमारा प्रेशर हो गया, जो कि क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल लोगे प्रेशर का, ठीक है ना, प्रेशर फोर्स होता है mL(T⁻²), एरिया का क्या लिखोगे L², एक L चला जाएगा, ये हो जाएगा mL इनवर्स T⁻²। प्रेशर का डायमेंशन मिल गया। अगला D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D डेंसिटी, ठीक है, D डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, किसको डिफाइन कर रहा है, एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या किसको डिफाइन कर रहा है, एक बार फिर से मतलब समझा दीजिए। P ना, टी, अरे लैंग्वेज पर हो ना, एक गैस बबल फॉर्म्ड, ठीक ना, फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेशन विथ पीरियड प्रोपोर्शनल टू, लिखा हुआ ना, ऑसिलेशन विथ पीरियड प्रोपोर्शनल टू। ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड होता है ना, पीरियड को टाइम बोला जाता है, ठीक है। इसको ना कहीं तुम पढ़ोगे टाइम पीरियड, ठीक है, या नहीं तो सीधा सीधा पीरियड, ऑसिलेशन बता दिया ना ये। तो ये चीज हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। अब मान लो कि तुम किसी चीज को एक कोई एक यहाँ पे सेंटर है, इसको घुमा कर यहाँ तक, ऐसे ऑसिलेशन ऐसे समझो, ठीक है, एक थ्रेड के साथ कुछ तुमने नीचे बांध दिया, ठीक है, इसको घुमा के अगर वापिस यहाँ तक लेके आ रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक वापिस लेके आ गए, तो इसको 1 ऑसिलेशन बोलते हैं। फिर वापिस से यहीं पे लेके आ गए तो इसको 2 ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पर ये तुम्हारा डेंसिटी होगा। डेंसिटी क्या होता है, मास, इसको m मास को, और वॉल्यूम क्या होता है L⁻², तो L⁻³ लिख लोगे डेंसिटी। फिर E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पढ़ो आगे फॉर्मूला में, E किसको, एनर्जी है ना, E इज द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, तो सीधा हम E को एनर्जी बोलेंगे। और एनर्जी का mL² T⁻² होता है। बताओ ये चीज नहीं करवाया था क्या तुम्हें, अब सबका डायमेंशन पता है। यहाँ पे mLT के पावर लिखो, इधर 0 0 T⁻1 इक्वल टू, यहाँ इधर कुछ कांस्टेंट दे दो। प्रेशर का तुमने डायमेंशन लिख लिया, प्रेशर लिख लिया तुम mL⁻⁻1 T⁻², इसके पावर a, फिर उसके बाद d के पावर b, तो mL⁻³ के पावर b, फिर उसके बाद
एनर्जी, एनर्जी है हमारा ml² t के पावर -2 के पावर c। ठीक है, अब इतना करने के बाद सबको पावर के फॉर्म में लिखो कि किसके ऊपर क्या पावर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर यहाँ से हो जाएगा हमारा m0 L0 t के पावर 1, जो कि हमारा इक्वल होगा m के, बताओ m के ऊपर क्या क्या पावर है, a है, b है, c है, a प्लस b प्लस c है। ठीक है, l के ऊपर बताओ क्या क्या पावर होगा, -a होगा, -3b होगा और +2c होगा, l हो गया। फिर उसके बाद t के ऊपर पावर बताओ क्या होगा, t के पावर -2a होगा, सेकेंड में 0 होगा और इधर -2c होगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो। ठीक है, और a और b और c का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, टाइम आउट होने वाला है, तुम लोग वापस से रिकनेक्ट कर लेना, सेम लिंक जो तुम्हें मिला है, +2c इक्वल टू 0, -2a -2c इक्वल टू 1। यहाँ से a b c को कैलकुलेट करो, तो यहाँ से a बराबर -5/6, b बराबर 1/2 और c बराबर 1/3 मिलेगा। और ऑप्शन में देख लो, ठीक है, इससे ये कम ऑप्शन में दे रखा है a b c रिस्पेक्टिवली, तो ये 18 का तुम्हारा मैच कर रहा है ऑप्शन 3 से। ठीक है, ऑप्शन 3 से। बताओ कोई दिक्कत हुआ है इसमें? थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ना